हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा जो ये वीडियो का सेशन रहने वाला है, इस सेशन के अंतर्गत हम हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 12th का एक चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है हमारा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के जो सिद्धांत हैं, यह हमारा है चैप्टर। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से जो हमारी आनुवांशिकी होती है, जो हमारी जेनेटिक्स होती है, इस जेनेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो हम पहली बार सुनने को मिलते हैं, उन शब्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि उन शब्दों का क्या मतलब है, क्योंकि यदि हमें उन शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा, उन शब्दों का क्या मतलब है वो पता नहीं होगा, तो फिर ये चैप्टर पढ़ना या आनुवांशिकी के बारे में पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जिसे हम आनुवांशिक शब्दावली कहते हैं। ये हमारी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखनी है। यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग प्रकार के शब्द हैं जो जेनेटिक्स में काम में आते हैं, वो देखने को मिलने वाले हैं। इस कारण इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप करते क्या हैं कि वीडियो को शुरुआत में कुछ मिनट के लिए देखते हैं और उसके बाद में वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस कारण वीडियो को अंत तक देखें, जो भी चीजें हैं उसको सही तरीके से समझें, जिससे कि आपको एग्जाम में उसका फायदा मिले। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे कुछ शब्दों के साथ। तो जो हमारा चैप्टर है वो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये हमारे चैप्टर का क्या है नाम। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले। अब ये जेनेटिक्स में अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं उनको हम समझने वाले। तो शुरुआत हम करेंगे। देखो, जब भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और जब हम उनमें देखते हैं कि ये सभी जीव होते हैं, उनके अंतर्गत एक प्रक्रिया पाई जाती है। ये सभी जीव अपने समान नई संततियों को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। और ये संतति होती हैं, ये उन्हीं के समान होती हैं। जैसे कि हम बात करें कि कोई पौधा है, जैसे आम का पौधा है या आम का पादप है, तो जब उनमें जनन होता है, उनमें बीज बनते हैं और उन बीजों को उगाते हैं तो उनसे आम का पौधा ही उगता है। गाय होती है, उससे गाय का बच्चा ही उत्पन्न होता है। भैंस होती है, उससे भैंस का बच्चा उत्पन्न होता है। मनुष्य होता है, उससे मनुष्य का बच्चा उत्पन्न होता है। तो सभी जीव जनन करते हैं और जनन के द्वारा अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि वो जीव अपनी जैसी ही संतति उत्पन्न करते हैं? कोई दूसरा जीव उत्पन्न क्यों नहीं होता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये होती है वंशागति के कारण से। ये जो प्रक्रिया होती है किसके कारण से होती है? वंशागति के कारण से। क्यों भाई? क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से किसमें जाते हैं? संतति में जाते हैं। माता पिता से किसमें जाते हैं? संतति में। और संतति होती है वो माता पिता के जैसी दिखती है। ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतति में जाते हैं
उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और आनुवांशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ है जो उन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, और उस पदार्थ को हम कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। सामान्य तौर पर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है हमारा डीएनए, सामान्य तौर पर डीएनए। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव है जैसे वायरस वगैरह, उनके अंतर्गत आरएनए होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कहने का मतलब हमें कुछ शब्दों के बारे में जानना पड़ेगा। शुरुआत हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपने एक शब्द सुना अभी जिसका नाम है आनुवांशिक सबसे पहले आपने एक शब्द सुना जिसका नाम है आनुवांशिक लक्षण। और आनुवांशिक लक्षण के बारे में अभी मैंने आपको एक परिभाषा बताई, अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि ऐसे लक्षण जो कि अपने माता पिता से अर्थात जनक से किसमें स्थानांतरित होते हैं? संतति के अंतर्गत स्थानांतरित होते हैं, संतति में जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले आनुवांशिक लक्षण का क्या मतलब हो गया? ऐसे लक्षण जो जनक से किसमें जाते हैं? संतति में जाते हैं। ऐसे लक्षण जो जनक से संतति में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब हमें दूसरी बात यह समझनी पड़ेगी कि ये आनुवांशिक लक्षण हैं, ये जनक से अर्थात माता पिता से संतति में क्यों जाते हैं, इनको कौन लेकर जाता है? तो उसके लिए आपको याद रखना है जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, वो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। तो दूसरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा आनुवांशिक पदार्थ। भाई आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? अभी आपको बताया वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को, वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतति में लेकर जाता है। ऐसा पदार्थ जो हमारे जो भी आनुवांशिक लक्षण हैं उनको जनक से संतति में लेकर जाता है, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये मुख्य रूप से हमारा क्या होता है? डीएनए। याद रखना, आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से कौन सा होता है? डीएनए होता है। कुछ वायरस में ये पदार्थ क्या होता है? आरएनए भी होता है। तो अभी तक हमने दो शब्द पढ़े, आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक पदार्थ। अब इसके बाद में मेरे को एक बात बताओ कि ये जो आनुवांशिक लक्षण हैं जो माता पिता से संतति में जा रहे हैं,
माता पिता से संतति में जा रहे हैं। ये संतति में जाने की जो प्रक्रिया होती है, आनुवांशिक लक्षणों का जनक से अर्थात माता पिता से संतति के अंतर्गत स्थानांतरित होने की जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। आप आनुवांशिकता भी कह सकते हैं या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं? वंशागति भी कह सकते हैं। और इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द काम में लिया जाता है, हेरिडिटी। इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, कौन सा? हेरिडिटी। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी परिभाषा आज की हम देखने वाले हैं, वो क्या है? जिसे हम कह सकते हैं आनुवांशिकता, जिसे हम कह सकते हैं वंशागति। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। और ये तो आप समझ ही गए, हेरिडिटी का मतलब क्या है? वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता, या उसी को इंग्लिश में बोला जाता है हेरिडिटी। यह आपको ध्यान रखना है। अब कई बार यहां से एक प्रश्न पूछा गया है कि जो ये हेरिडिटी शब्द है, जो इंग्लिश का हेरिडिटी शब्द है, जिसका मतलब होता है वंशागति या जिसका मतलब होता है आनुवांशिकता, इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया? तो इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है वो स्पेंसर नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। तो यह भी ध्यान रख सकते हो आप। हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, और यह उपयोग किया है किसने? स्पेंसर ने। ये फैक्ट है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो अभी तक हमने ये तीन परिभाषाएं हैं, ये तीन टर्म्स हैं, उनके बारे में देखा है। उम्मीद कर रहा हूं ये तीनों परिभाषाएं आपको आसानी से समझ में आई होंगी। हमने एकदम आपको सिंपल भाषा के अंतर्गत ये आपकी सारी बातें बताई हैं। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद में हम एक नया शब्द है, एक नई डेफिनेशन है, वो देखने वाले। एक नया शब्द है वो हम देखने वाले। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्या कोई भी संतति है या क्या कोई भी जीव है वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होता है क्या? हूबहू अपने माता पिता के समान होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सभी जीव होते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान, या एक ही माता पिता की जो संतति होते हैं, एक ही माता पिता के जो जीव होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, क्या वो सभी एक जैसे दिखते हैं?
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। उन सभी में कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से अलग दिख सकते हैं। जैसे जो सगे भाई बहन होते हैं उनमें भी लंबाई का अंतर हो सकता है, उनमें रंग का अंतर हो सकता है, उनके बालों के तरीके का अंतर हो सकता है, उनके चेहरे की बनावट का अंतर हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उपस्थित हो सकती हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि सभी जीव होते हैं, उन जीवों के अंतर्गत कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, अलगाव पाया जाता है। वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। और किसी भी जीव का ये अलग अलग दिखना ही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है विभिन्नता से क्या मतलब है, वेरिएशन से क्या मतलब है। तो ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं विविधता, वेरिएशन। तो वेरिएशन से क्या मतलब हो गया है कि संतति जो होती है अपने माता पिता से या एक ही जनक की संतति एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं होती है, एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं होती है। उनमें कुछ अंतर या अलगाव पाया जाता है। उनमें कुछ अंतर या अलगाव पाया जाता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के समान तो नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या है, अलग है। और ये जो अलगाव है, ये जो अंतर है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम विभिन्नता। इसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। और ध्यान से सुनना, ये जो विभिन्नताएं होती हैं, इन्हीं विभिन्नताओं के कारण से आगे अलग अलग प्रकार के जीव जन्म लेते हैं और उन अलग अलग जीवों से क्या बनती हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां बनती हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं ये हमारे जैव विकास का क्या होती हैं, आधार होती हैं। तो कुछ बातें आपको ध्यान रख सकते हो। ये जो विभिन्नताएं हैं ये जैव विकास का क्या होती हैं, आधार होती। ये जो विभिन्नताएं हैं ये किसके कारण से उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन के कारण से उत्पन्न होती। ये सारी की सारी विभिन्नताएं हैं किसके कारण से उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन की वजह से उत्पन्न होती हैं भाई। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी एकदम क्लियरली, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो ये विभिन्नताएं हैं, जो वंशागति है, भाई हमने पढ़ा कि जीवों के अंतर्गत वंशागति भी पाई जाती है, अर्थात लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाते हैं, उनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर विज्ञान की एक शाखा बनती है और विज्ञान की उस शाखा को आनुवांशिक विज्ञान या उसे आनुवांशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। अर्थात यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का
उनकी विविधताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे फिर क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। तो यह शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि वंशागति से क्या मतलब, सॉरी आनुवांशिकी से क्या मतलब होता है। आनुवांशिकी या जिसे हम बोल रहे हैं जेनेटिक्स, इसका मतलब क्या हो गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से वंशागति का और साथ साथ में विविधताओं का, दोनों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति का भी अध्ययन करते हैं, उनमें विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। तो उसी शाखा को हम क्या कह देते हैं, आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स से कहते हैं। यहां कुछ शब्दों के बारे में आपको और पता होना चाहिए कि जो ये जेनेटिक्स शब्द है, जो ये जेनेटिक्स शब्द है, इस शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया? जेनेटिक्स शब्द का पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया? और यह शब्द आपको याद रखना है किसका? बेटसन के द्वारा किया गया। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेटसन। अभी हमने पढ़ा था वंशागति का सबसे पहले उपयोग किया था किसने? स्पेंसर ने। और आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है किसने? बेटसन ने। आनुवांशिकी का जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, यह तो हालांकि सबको आता है, वो है मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहां पर बता दी गई हैं। अब तक आपको 5 डेफिनेशन बताई हैं, 5 शब्दों के मतलब बताए हैं, क्योंकि ये शब्दों के मतलब जब तक आप नहीं समझोगे, भाई इस चैप्टर को पढ़ना गुनाह है। बिना शब्दों का मतलब समझे आप इस चैप्टर को कैसे भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे जैसे नए नए शब्द आएंगे और फिर वो नए शब्दों का मतलब ही आपको पता नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये यहां तक जब हमने देख लिया है, अब इसके बाद में इस जेनेटिक्स के अंतर्गत, इस आनुवांशिकी के अंतर्गत जो अलग अलग शब्द और आते हैं, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट कुछ शब्द और बताने वाला हूं मैं आपको। 5 हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में 6वां शब्द आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं जीन। जिसे हम क्या बोलते हैं? जीन। और अब थोड़ा हम शब्दों को जल्दी जल्दी देखते हैं। जीन शब्द का मतलब क्या है? देखो, हमारे अंदर कोई भी लक्षण होता है, उन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए डीएनए का जो हिस्सा होता है, डीएनए का एक हिस्सा होता है जो हमारे अंदर लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भाई ये हिस्सा इस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, ये हिस्सा इस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। तो डीएनए का वह खंड जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो क्या हो गया? डीएनए खंड जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। डीएनए का वह खंड जो किसी एक लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। इस शब्द से संबंधित 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेंडल जो थे,
मेंडल ने इसे क्या कहा था? कारक, अर्थात फैक्टर कहा था। मेंडल ने इसे क्या कहा था? कारक या फैक्टर कहा था। और इस जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है, इस शब्द का प्रथम उपयोग जो किया है, यह आपसे पूछ लिए कि यह जीन शब्द किसने दिया है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है जिसे हम कहते हैं जोहानसन। जोहानसन नाम के वैज्ञानिक हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इन्होंने क्या किया है? इस जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है। मेंडल इसे क्या बोलते थे? जीन, कारक, और जोहानसन ने इसे जीन नाम दिया। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द हम समझने वाले हैं, वो शब्द हम क्या समझने वाले हैं भाई? जीन के बाद में एक शब्द सबसे ज्यादा काम में आता है, जो होता है युग्म विकल्पी। एक शब्द इसके अंतर्गत काम में लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं युग्म विकल्पी, या इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है एलील। कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है? एलील। अब युग्म विकल्पी से क्या मतलब है? देखो, कोई भी लक्षण होता है, उस लक्षण के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हम लंबाई से संबंधित ही मान ले कि जो हमारी लंबाई होती है, इसके दो अलग अलग रूप है। जैसे एक लंबापन हो सकता है, एक बोनापन हो सकता है। जैसे हम रंग से संबंधित कोई शब्द माने, जैसे मटर के रंग का मान लिया हम मेंडल के लिए, तो एक हरा हो सकता है, एक पीला हो सकता है। तो कहने का मतलब लक्षण तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूपों को हम कहते हैं विप्रियासी स्वरूप। अलग अलग रूपों को हम क्या कहते हैं? विप्रियासी स्वरूप। तो क्या हो गया है? एक जो लक्षण है, इसके जो विप्रियासी रूप होते हैं, एक ही लक्षण के जो अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं, उन स्वरूपों को हम युग्म विकल्पी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एक ही लक्षण के अलग अलग रूपों को। जैसे इसका उदाहरण बताया आपको कि पादप की लंबाई है, तो इसमें एक लक्षण का रूप हो सकता है लंबापन, और एक हो सकता है बोनापन। एक हो सकता है क्या? बोनापन। तो एक ही लक्षण, लंबाई के ही दो रूप हो गए। तो ऐसे अलग अलग रूपों को हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते। फिर इसके बाद में एक शब्द आपको काम में लेना है, जिसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं समयुग्मजी, अर्थात होमोजाइगस। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि सामान्य तौर पर कोई भी जो जीव होता है, उस जीव के अंतर्गत एक जो लक्षण होता है, उसके दो युग्म विकल्पी होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी जीव में एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं, वो पाए जाते हैं। अब यदि वो दोनों युग्म विकल्पी एक ही समान होते हैं, वो दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एक समान होते हैं, तो उसे बोल देते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस। तो इसका मतलब क्या हो गया है? किसी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी अभी आपको समझा दिया है। यदि
कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगर दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं? समान। जैसे देखो, हमारा जो लंबापन है इसको दर्शाने के लिए कैपिटल टी शब्द यूज लिया जाता है, बोनापन है इसको दर्शाने के लिए स्मॉल टी यूज लिया जाता है। यदि किसी जीव के अंतर्गत जो पादप की लंबाई है, पादप की लंबाई है और इसके दो युग्म विकल्पी होंगे ही होंगे। यदि दोनों युग्म विकल्पी कैपिटल टी प्रकार के हैं या फिर स्मॉल टी प्रकार के हैं, तो देखो इसके भी दोनों युग्म विकल्पी समान है, इसमें भी दोनों युग्म विकल्पी समान है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? समयुग्मजी जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी जीव कहते हैं। और जैसे हमने समयुग्मजी पढ़ा, वैसे ही विषम युग्मजी भी तो हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है समान ही हो, हमेशा अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस उसे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? हेट्रोजाइगस। यही मतलब है कि इसमें लक्षण समान होते हैं और इसके अंतर्गत ये लक्षण होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों युग्म विकल्पी कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मान लो किसी जीव के अंतर्गत पादप की लंबाई है पादप की लंबाई, इसका एक लक्षण तो लंबेपन का है, एक युग्म विकल्पी, और दूसरा युग्म विकल्पी बौनेपन वाला है। तो ऐसे जीव के अंतर्गत दोनों ही युग्म विकल्पी उपस्थित हैं, दोनों अलग अलग हैं। इस कारण ऐसे जीव को हम क्या बोल देंगे? विषम युग्मजी बोलेंगे, अर्थात हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो ये 9 शब्द हैं, ये आपको अभी तक बता दिए गए हैं। 9 अलग अलग शब्द हैं, 9 अलग अलग टर्म्स हैं, वो आपको बताए गए हैं। अब इसके बाद में एक शब्द हमें देखना है, 10वें नंबर का शब्द है हमारा, जिसे हम बोलते हैं संकरण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण से क्या मतलब है? मान लो 2 पादप हैं और उन दोनों पादपों के मध्य में कृत्रिम रूप से हम क्या करवाते हैं? जनन करवाते हैं। मतलब 2 पादप हैं, एक ही लक्षण के लिए दे रहे हैं। एक पादप जैसे मान लो लंबा है और एक पादप मान लो जैसे बौना है। इन दोनों पादपों के मध्य में हम कृत्रिम रूप से क्या करवाते हैं? जनन करवाते हैं। तो इस जनन को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ये जो करवा रहे हैं, जो जनन हम करवा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? संकरण। और इस संकरण की प्रक्रिया से जो भी पादप उत्पन्न होगा, उस पादप को हम क्या कहेंगे? संकर पादप कहेंगे, हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। तो संकरण क्या है? संकरण एक प्रक्रिया है जब 2 अलग अलग समयुग्मजी जब 2 अलग अलग पादपों के मध्य कृत्रिम रूप से क्या करवाते हैं? जनन करवाते हैं, जनन करवाते हैं, तो उसे संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? संकरण। जीव को
जो नया पादप बनेगा इस प्रोसेस के द्वारा, उस जीव को कहा जाता है संकर, अर्थात हाइब्रिड। और यह शब्द आपने बार बार सुना होगा, जैसे आप सुनते हो कि हाइब्रिड बाजरा है, अर्थात वो संकरण के द्वारा उत्पन्न करवाया गया बाजरा है, वो संकरण के द्वारा उत्पन्न करवाया गया बाजरा है। ऐसे ही अलग अलग चीजों के हाइब्रिड होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह हो गया हमारा संकरण। अब देखो, कई बार आपको शब्द सुनने को मिलेगा एक संकर संकरण। कई बार आपको शब्द सुनने को मिलेगा एक संकर संकरण। एक संकर संकरण से क्या मतलब है कि कई बार आप किसी पादप के मध्य में संकरण करवा रहे हो, लेकिन आप ध्यान कितने लक्षण का रखते हो? एक लक्षण का। कितने लक्षण का ध्यान रखते हो? केवल एक लक्षण का ध्यान रखते हो। तो ऐसे संकरण को आप कहते हो एक संकर संकरण, क्योंकि एक ही लक्षण का आपने ध्यान रखा है। तो यदि संकरण है, यदि संकरण एक लक्षण के लिए करवाया जाए, यदि संकरण है वो एक लक्षण के लिए करवाया जाए तो उसे हम बोलेंगे एक संकर संकरण। इसके अलावा यदि आप देखो तो कई बार शब्द सुनने को मिलता है हमें द्विसंकर संकरण। कई बार शब्द सुनने को मिलता है द्विसंकर संकरण। अब इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले एक लक्षण का ध्यान रख रहे थे, वैसे ही अब हम कितने लक्षणों का ध्यान रखेंगे? एक साथ दो लक्षणों का। कितने लक्षणों का ध्यान रखेंगे? दो लक्षणों का एक साथ ध्यान रखते हैं और उसके लिए संकरण हमें करवाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक साथ दो लक्षणों के लिए यदि संकरण करवाया जाए। और ऐसे ही एक शब्द हो सकता है जिसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। क्या कह सकते हैं भाई? बहुसंकर संकरण। बहु का मतलब क्या हो गए? बहुत सारे। देखो, इसको मोनोहाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, इसको डाई हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, इसको पॉली हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। मतलब यहां पर बहुत सारे लक्षणों की, मानने का मतलब दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं। जब दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उनको एक साथ देखा जाता है, एक साथ इन लक्षणों के लिए संकरण करवाया जाता है, तो इसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा, जनक। एक शब्द काम में लेते हैं हमें जनक, अर्थात पेरेंट। जो ये संकरण की प्रक्रिया है, हमने बोला कि इसमें हम अलग अलग पादप लेते हैं। तो इस संकरण के अंतर्गत जिन पादपों के मध्य में संकरण करवाया जाता है, उन पादपों को हम जनक पादप कहते हैं। उन पादपों को हम क्या कहते हैं? जनक पादप कहते हैं। या जिन भी जीवों के मध्य में संकरण करवाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई शब्द? जिनके मध्य में हम क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं।
या इसे बोलते हैं हम जनक पीढ़ी। इसे हम क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसके लिए ये शब्द भी ध्यान रख लेना, इसे हम कहते हैं जनक पीढ़ी। अब कई बार आप शब्द सुनने को मिलता है कि F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी आपको शब्द सुनने को मिलेगा। F1 पीढ़ी का मतलब हो गया कि यदि दो पादपों के मध्य में संकरण करवाया हमने, और दो पादपों के मध्य में संकरण करवाने के बाद में उनसे जो संतति उत्पन्न होगी, जो पहली संतति उत्पन्न होगी, इस प्रथम संतति को हम क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे। इस प्रथम संतति के जीवों को हम F1 पीढ़ी के जीव कहेंगे, मतलब पहली पीढ़ी है ये। तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। F1 पीढ़ी। संकरण करवाने के बाद उत्पन्न होने वाली, संकरण करवाने के बाद उत्पन्न होने वाली प्रथम संतति पीढ़ी होती है। उत्पन्न होने वाली प्रथम जो संतति पीढ़ी होती है, इस पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। इस पीढ़ी को हम क्या कहते हैं भाई? F1 पीढ़ी। और जेनेटिक्स में एक शब्द और काम में लिया जाता है, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहा जाता है? F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी किसे कहेंगे भाई? भाई F1 पीढ़ी होगी, यदि F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य में आपस में संकरण हो, आपस में जनन हो, और जनन के बाद में जो दूसरी संतति पीढ़ी बनेगी, उसे हम कहेंगे F2 पीढ़ी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य संकरण से उत्पन्न पीढ़ी को हम क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी कहते हैं। तो यहां तक हमने 16 ऐसे शब्द पढ़ लिए हैं जो हमारे जेनेटिक्स में बार बार काम में आते रहते। कुछ शब्द और बताने वाला हूं, 4-5 शब्द जो मुख्य रूप से काम में आते हैं। हालांकि शब्द तो बहुत सारे हैं, कुछ मुख्य 5-4 जो शब्द और हैं वो हम और देखने वाले। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक शब्द आप काम में लेते हो जिसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। जिसे आप क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट जो आपका होता है, ये क्या होता है? देखो, जब दो पादप है उनके मध्य में आप संकरण करवाओगे, संकरण करवाने से जो संतति पीढ़ी उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या होता है कि जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है, उस लक्षण को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। क्या बोलेंगे हम? जब दो अलग अलग लक्षणों वाले पादपों के बीच संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में
प्रकट होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? प्रभावी लक्षण। जैसे लंबेपन और बौनेपन में लंबापन होता है, यह कैसा लक्षण होता है? प्रभावी। यह कैसा लक्षण होता है? प्रभावी। इसी प्रकार से एक आ जाएगा आपका अप्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण आ जाएगा? अप्रभावी, रिसेसिव। F1PD में प्रकट नहीं होता है। ऐसा लक्षण जो F1PD में अपने आप को प्रकट नहीं करता है, ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। जैसे पादप की जो लंबाई होती है, इसका जो ये बौनेपन वाला लक्षण होता है, ये कैसा होता है? अप्रभावी होता है। अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग रूप होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, लेकिन लंबाई में जो लंबापन होता है वो प्रभावी होता है, बौनापन होता है वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है। अब देखो, कई बार ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं भाई? लक्षण प्रारूप। इसके लिए एक शब्द और ध्यान रखना है आपको, फिनोटाइप। कौन सा लक्षण ध्यान में, कौन सी बात ध्यान में रखनी है? फिनोटाइप। देखो, लक्षण प्रारूप से क्या मतलब है कि जब हम संकरण करवाते हैं और संकरण करवाने के बाद में जो भी संतति पादप उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी संतति पादप उत्पन्न हो रहे हैं, वो बाहर से देखने पर बाह्य जो उनका रूप है वो कैसा है, बाह्य स्वरूप कैसा है। क्या वो, जैसे हम लंबाई के लिए माने तो क्या वो लंबा है या बौना है, उसका बाह्य स्वरूप होता है, उसे हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप अर्थात फिनोटाइप। तो किसी पादप या जीव के बाह्य स्वरूप को हम क्या कहते हैं? उसका फिनोटाइप कहते हैं अर्थात लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जब इन लक्षण प्रारूप का एक अनुपात निकाला जाए तो उसे लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो यह हो गया हमारा लक्षण प्रारूप। एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा जीन प्रारूप, या जिसे कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। और जीनोटाइप से क्या मतलब हो गया? जीन प्रारूप से क्या मतलब हो गया कि यदि किसी जीव में उसके जीन की संरचना को देखा जाता है, उस जीन की आंतरिक संरचना को देखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। किसी जीव की जीन की आंतरिक संरचना, संरचना की जगह हमें वर्ड यूज लेना चाहिए आंतरिक स्वरूप। जीन की जो संरचना का स्वरूप है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो यहां तक हमने 20 शब्द आपको बता दिए। 2 शब्द और देखेंगे हम। जिसमें से एक होता है हमारा
पश्चय संकरण, एक शब्द हमारा काम में आता है पश्चय संकरण, या जिसे हम बोलते हैं बेक क्रॉस। क्या कहते हैं? बेक क्रॉस। अब देखो, पश्चय से मतलब पीछे। जब मान लो हमारे पास किसी पादप की F1 पीढ़ी है और F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण यदि हम वापस जनक के साथ करवा दें, भाई F1 पीढ़ी से पीछे की तरफ क्या कौन सी पीढ़ी थी? जनक पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण यदि जनक पीढ़ी के साथ करवा दिया जाता है, कहने का मतलब चाहे से वो प्रभावी वाले के साथ करवाएं चाहे से अप्रभावी वाले के साथ करवाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पश्चय संकरण कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी भी जनक पादप से करवाते हैं, किसी भी जनक पादप से यदि हम करवा देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? पश्चय संकरण कहेंगे, बेक क्रॉस कहते हैं। और एक शब्द और काम में लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं भाई? परीक्षण संकरण, या जिसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। हालांकि देखो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे परीक्षण संकरण क्या होता है। यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि परीक्षण संकरण का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा पादप हो जिसका फिनोटाइप तो हमें पता हो लेकिन उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं हो, मतलब अज्ञात जीनोटाइप हो, तो अज्ञात जीनोटाइप वाले जो पादप होते हैं उन पादपों का संकरण यदि अप्रभावी लक्षण वाले पादप के साथ करवाते हैं तो उससे हम उसके जीनोटाइप का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, और इस कारण उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। तो इसका मतलब क्या हो गया है? किसी प्रभावी लक्षण वाले अज्ञात जीनोटाइप वाले पादप का संकरण यदि अप्रभावी जनक से या पादप से करवाते हैं तो इस संकरण को हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। क्यों भाई परीक्षण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले पादप का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हमने लगभग 22 शब्द हैं जो आज की हमारी इस क्लास के अंतर्गत देखे। एक शब्द और देख लो भाई, एक केवल सिंगल और है जिसे हम बोलते हैं पुनेट वर्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनेट वर्ग। देखो संकरण में जो हमारे पादप बनते हैं उन पादपों को दर्शाने के लिए एक हम सारणी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सारणी का। और जो सारणी का उपयोग हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पुनेट वर्ग। संकरण में पादपों के लिए
उपयोग में ली जाने वाली सारणी, इस सारणी का उपयोग हमें करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनेट वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसके अंतर्गत हमने 23 ऐसे शब्दों के बारे में समझा है जो हमारे आनुवांशिकी में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। उन शब्दों का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको यहां पर बताई गई हैं, और ये सारी बातें एकदम बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा के अंतर्गत बताई गई हैं। ये सारी डेफिनेशन है, आपको जरूर समझ में आई होंगी। आप एग्जाम में इनको सही तरीके से परफॉर्म कर पाओगे और सही तरीके से इस चैप्टर को समझ पाओगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। यदि फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर भी कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पहुंचे सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को हमारा ये जो वीडियो है ये कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।